शीत युद्ध के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत आज हम शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आरंभ हुआ। हालांकि इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारकों के विभिन्न मत हैं। कुछ इसका प्रारंभ बोल्शेविक क्रांति से मानते हैं, कुछ इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व से मान लेते हैं, कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से मानते हैं। परंतु इन वैचारिक विरोधों के उपरांत भी कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, यह सुस्पष्ट है कि यह शीत युद्ध दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष था। यह शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक प्रयत्न था और इस शीत युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके आगामी 50 वर्षों तक विश्व राजनीति को दो खेमों में बांट के रखा और विश्व द्विध्रुवीय रूप में विभाजित रहा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ही एक नया विचार बहुध्रुवीयता का आया। अतः शीत युद्ध का जो 50 वर्षों का, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय काल है, वह राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण काल हो जाता है। विश्व जिन दो शक्तियों के मध्य विभाजित रहा, वहाँ पे प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु तनाव की स्थिति सदैव विद्यमान रही। और ये तनाव की स्थिति ऐसी थी कि कई बार ये प्रतीत होता था कि प्रत्यक्ष युद्ध भी हो सकता है और जो युद्ध होगा वह संहारकारी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियाँ या दोनों ही गुट परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित थे। एक निरंतर प्रक्रिया चलती रही। संपूर्ण विश्व में विभिन्न जगहों पर सैन्य अड्डे स्थापित करने की, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भू क्षेत्रों को कब्जाने की और विश्व भर में विभिन्न देशों को अपने गुटों में सम्मिलित करने की। इस शीत युद्ध की उत्पत्ति और प्रकृति को अगर हम समझना चाहें तो प्रमुखतः दो इसके आधार तैयार होते हैं, इसकी उत्पत्ति और इसके प्रक्रिया या प्रणाली को समझने के लिए। प्रथमतः कई विचारक मानते हैं कि ये एक वैचारिक संघर्ष था। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था और दूसरी तरफ पूंजीवाद था। साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के नेतृत्व वाला गुट कर रहा था, जबकि पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व अमेरिका के नेतृत्व में अधिकांशतः पश्चिमी यूरोप और विश्व के अन्य प्रमुख देश कर रहे थे, जो अमेरिकी संगठन का हिस्सा बन गए थे। तो अमेरिका ने स्वयं भी, उसके कई विचारकों ने भी इसे वैचारिक युद्ध के रूप में परिभाषित किया, परंतु इससे परे हटकर कई विचारकों और विशेषकर जो यथार्थवादी विचारक हैं, उन्होंने इस शीत युद्ध को एक नए शक्ति संतुलन स्थापित करने के दृष्टिकोण से देखा है।
विश्व राजनीति में हमेशा ये प्रयत्न होता है कि अगर एक गुट शक्तिशाली हो जाए तो उसका प्रतिरोध करने के लिए अन्य जो दूसरा शक्तिशाली गुट है वह अपने अनुसार प्रयत्न करने लगता है ताकि एक पुनः शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। हालांकि पूर्णतः शक्ति संतुलन कभी स्थापित नहीं होता, परंतु निरंतर प्रयत्न उसी की ओर चलता रहता है। कभी कोई खेमा या गुट भारी हो जाता है, कभी दूसरा भारी हो जाता है, और यही शक्ति संतुलन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो कई विचारकों ने शीत युद्ध को इस दृष्टिकोण से अर्थात शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रयत्न के रूप में भी देखने का प्रयास किया है। जहां कभी पूंजीवादी साम्यवाद को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे, उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे, वहीं साम्यवादी गुट पूंजीवाद की शक्ति को सीमित करने के लिए वैश्विक स्तर पर समझौते और संगठन बनाने को तैयार था। इन दोनों गुटों के मध्य चला ये संघर्ष विभिन्न लेखकों ने विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अगर हम उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमें ये साफ हो जाएगा कि इसके विभिन्न पहलू क्या हैं और शीत युद्ध का वास्तव में शीत युद्ध की वास्तव में प्रकृति क्या रही है। हम सबसे पहले लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिभाषा को। उन्होंने ये कहा कि शीत युद्ध पुराने शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयत्न था और यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होके दो भीमाकार शक्तियों का संघर्ष था। तो नेहरू भी इसको एक शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रयत्न के रूप में देखते हैं। अर्थात विचारधारा केवल एक साधन है अपनी शक्ति को सुस्थापित करने का, और विचारधारा जब केवल आधार बनती है शक्ति की पुनर्प्राप्ति और अपने शक्ति को सही रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। नेहरू ने इसे इसी रूप में परिभाषित किया है। जबकि हम डलेस की परिभाषा को अगर देखें, JF डलेस की परिभाषा को देखें, जिन्होंने अमेरिकी दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया है, तो कई बार हम ये भी पाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को, माफ कीजिएगा, अपने शक्ति युक्त प्रयत्नों को, अपने साम्राज्यवादी प्रयत्नों को, अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वह इसे धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच में विभाजित कर देता है। और यही प्रयत्न हमें डलेस की परिभाषा में भी दिखाई देता है। डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से एक धर्म युद्ध था। यह अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए असत्य के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध एक संघर्ष था। तो उन्होंने बताया है कि एक विचारधारा जिसका अमेरिका समर्थन कर रहा था, वह विचारधारा सत्य के लिए थी, वह विचारधारा धर्मनिष्ठ थी, वह विचारधारा नास्तिकता के विरोध में थी। क्योंकि साम्यवाद नास्तिकता का समर्थन करता है, धर्म को वह गलत बताता है, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम के समान है। परंतु यह दृष्टिकोण एक दृष्टि से किसी विचार को या किसी शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयत्नों के समर्थन के रूप में की गई परिभाषा है। और ये वैचारिक आधार तैयार करने पड़ते हैं अगर आपको किसी चीज को न्यायपूर्ण सिद्ध करना हो। तो परिभाषाओं का अध्ययन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, या किसी वैचारिक आधार का अध्ययन करते समय ये याद रखना चाहिए कि उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी सोच क्या है। तो डलेस ने एक दृष्टिकोण से परिभाषित किया
राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से इसी प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न कोणों से, विभिन्न पहलुओं से किसी चीज़ को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं, समझने के लिए एक दृष्टि उत्पन्न करते हैं। परंतु परिभाषा को ही संपूर्ण सत्य मान लेना, किसी एक परिभाषा को, यह सही नहीं होता। अब हम एक दूसरी परिभाषा लेते हैं जो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञानी MS राजन ने दी थी, और उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं को छूते हुए शीत युद्ध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, यानी कि शीत युद्ध में शक्ति संघर्ष निहित है। और फिर वो कहते हैं यह दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार के परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे रूप में बदलता रहता है। तो MS राजन का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो वो काफ़ी व्यापक है। उन्होंने किसी एक पक्ष के समर्थन में या विरोध में आके नहीं की, वो दोनों तरफ से अध्ययन करते हैं और उसे एक शक्ति संघर्ष बनाते हैं। शक्ति संघर्ष को बताते समय ये बताते हैं कि शक्ति संघर्ष तो है, पर इसके पीछे एक वैचारिक आधार तैयार किया हुआ है, और वो परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं हैं, उनका संघर्ष है। और इसके साथ ही वह जो संघर्ष चल रहा है केवल विरोधी विचारधाराओं का ही नहीं है, उसके पीछे सन्निहित विभिन्न राष्ट्रीय हितों का है। तो अब हम एक अन्य परिभाषा में एक अन्य दृष्टिकोण देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय हित भी छिपे हैं, और उन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विचारधाराओं का सहारा लिया जा रहा है, और वो विचारधारा अंततः कहीं ना कहीं शक्ति संघर्ष के रूप में आती है। अतः जो सामान्य हम यथार्थवादी सिद्धांत में पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र राष्ट्रीय हितों के लिए एक संघर्ष है, और संघर्ष शक्ति संघर्ष है। अतः जो शक्ति या पावर को जो यथार्थवादी सिद्धांत मानता है, उसी के दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए MS राजन ये कहते हैं कि ये विचारधारा का युग तो है, यह शक्ति के लिए संघर्ष भी है, पर इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय हित भी छिपे हुए हैं। और अब इस संघर्ष जो चल रहा है, इसकी संघर्ष का जो स्तर है वो परिस्थितियों के अनुसार कम या ज़्यादा होता रहा है। हर एक चीज़ में या बहुत सारे अन्य, चाहे वो शीत युद्ध के विषय में हो या अन्य कोई समय अवधि के बारे में हो, ये चीज़ें उसी तरह तो लागू नहीं हो सकती, पर काफ़ी हद तक हम ये पाते हैं कि राष्ट्रीय हितों के लिए और अपने वैचारिक आधारों को प्रबल करते हुए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए इस तरह के संघर्ष होते रहते हैं। तो शीत युद्ध कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो कि पहली बार हुई हो, एक समयावधि विशेष आई है जिसके आधार पर ये परस्पर संघर्ष चल रहे हैं, और पहले भी चलते रहे हैं, जहाँ वैचारिक आधार भी था, शक्ति संघर्ष भी था। तो शीत युद्ध को एक अलग से मान लेना बहुत कि विश्व इतिहास में, विश्व राजनीति में कोई अलग सी घटनाक्रम चल रहा है, ऐसा नहीं है। KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। पुनः हम देखते हैं यहाँ पे कि एक नई परिभाषा है, और उसमें शीत युद्ध को एक नए रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। दो विचारधाराओं, साम्यवाद और पूंजीवाद, दो गुटों, अमेरिकी नेतृत्व वाला गुट, सोवियत वाला गुट, जो पहले भी कई विचारकों ने बताया है, दो राज्यों, अमेरिका और सोवियत संघ, और जब अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष। दो व्यक्ति ट्रूमैन और स्टालिन हो सकते हैं वो।
वो आइजनहावर हो सकते हैं, वो एक समय पे रोनाल्ड रीगन हो सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए तो शीत युद्ध की प्रकृति में परिवर्तन आ गया। ट्रूमैन थे तब तक संघर्ष का एक अलग प्रकार था। कई ऐसे मौके भी आए जब आप क्रुश्चेव आए तो संघर्ष की प्रकृति बदली, स्टालिन आए तो संघर्ष का एक नया रूप था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो व्यक्तियों के ऊपर भी शीत युद्ध की प्रकृति शीत युद्ध की प्रकृति निर्भर रही है, या शीत युद्ध किस मोड़ तक बैठेगा, किस संगठन या किस गुट के प्रभाव में आएगा, ये बहुत कुछ इस पे भी निर्भर करता था कि तत्कालीन समय में वहाँ के नेता या राष्ट्राध्यक्ष कौन रहे हैं। अतः विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था जिसमें विचारधाराओं का आधार बनाया गया, और उसके पश्चात उसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सन्निहित थी, और व्यक्ति विशेष ने शीत युद्ध की प्रकृति और उसके विकास को भी प्रभावित किया।